नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे 7 के समीकरण की और सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग विभागों को लेकर आज से प्रेजेंटेशन जो हो रही है। एनेक्सी बिल्डिंग में आज सबसे पहले कृषि क्षेत्र की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन जारी है। सीएम के सामने कृषि से जुड़े 11 विभागों का प्रेजेंटेशन जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। कृषि, सिंचाई, गन्ना, वन समेत 11 विभागों का प्रेजेंटेशन हो रहा है। कृषि सेक्टर के 11 विभाग 100 दिन, 6 महीने और 1 साल का रोड मैप पेश कर रहे हैं। इसके बाद शाम 8 बजे तक ये प्रेजेंटेशन जो है इस पर चर्चा होगी। इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आज एनेक्सी भवन में कृषि विभाग की जो प्रेजेंटेशन है वो हो रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कई मंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में योगी सरकार 2.0 का जो काम होगा वो किस तरीके से होगा, कौन से विभाग में कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले किए जाएंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। और सबसे पहले इसी सिलसिले में कृषि विभाग की प्रेजेंटेशन जारी है। कृषि, सिंचाई, गन्ना विभाग की ये प्रेजेंटेशन जो है वो जारी है और पूरे मंत्रिमंडल के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। कृषि से जुड़े 11 विभागों से जुड़ा हुआ ये प्रेजेंटेशन है वो इस वक्त जारी है। तो विभागों का प्रेजेंटेशन है। आपको बता दें जो संकल्प पत्र था, जो सरकार का विजन था, उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए तमाम ऐसे प्रेजेंटेशन अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सीधा लखनऊ का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है अभी इस प्रेजेंटेशन को लेकर? देखिए, यहाँ पर शाम को करीब 5 बजे का समय था, लेकिन लगभग 5:15 बजे प्रेजेंटेशन शुरू हुआ मुख्यमंत्री के सामने और उसके बाद से अभी तक की प्रेजेंटेशन फिलहाल जो अंदर से जानकारी है वो चल रहा है, क्योंकि 11 विभाग हैं इसमें। देखिए, जो कृषि से जुड़े हुए विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग, गन्ना विभाग, सिंचाई, पशुधन, ये वो विभाग है जो सीधे तौर पर कृषि से जुड़े। ऊर्जा विभाग, तो इन सबका प्रेजेंटेशन चल रहा है कि किस तरह से आगे कृषि के क्षेत्र में उन बातों को, उन वादों को पूरा करना है जिनको लेकर लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा जनता के बीच पहुंची थी और कैसे इन्हें अमली जामा पहनाना है। इससे पहले हमने देखा था कि एक 100 दिन को लेकर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने हुआ था सभी विभागों का। वो एक कंबाइंड देखिए प्रेजेंटेशन था, मुख्य सचिव के सामने पहले हुआ, फिर एक उसका कह सकते हैं कैप्सूल की तरह से बना के मुख्यमंत्री के सामने ले जाया गया। लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन है कि अगर 100 दिन में इस काम को किया जाएगा, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे, उसकी कार्य योजना क्या होगी आखिर। दूसरी चीज अगर बात करें तो 6 महीने के लिए यहाँ पर उसी में प्रेजेंटेशन में रखा गया था कि 3 महीने तो ठीक है जो 100 दिन है, उसके बाद 6 महीने में क्या क्या काम होंगे जो पूरे किए जाएंगे। इसी तरह से 1 साल तक का, यानी 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं और उनके जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री के सामने दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। मंत्री खाली इन 11 विभागों की वहां पर नहीं बुलाया गया। ये देखिए खास बात है कि 11 ये विभाग तो हैं जिनके प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी विभाग हैं उनके मंत्रियों को भी बुलाया गया, यानी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर इस समय मौजूद है। और ऐसा ही जब योगी सरकार का पहला कार्यकाल था हमने तब भी देखा था, रात में 1-1 बजे तक प्रेजेंटेशन चला करते थे, 2-2 बजे तक प्रेजेंटेशन चला करते थे। और यहाँ पर एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर फिर से देखने को मिल रही है। खास बात ये थी कि इससे पहले जो प्रेजेंटेशन हुआ था वो लोक भवन में हुआ था, यानी वो जगह जहाँ मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री बैठते। लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये एनेक्सी भवन में हो रहा है। एनेक्सी लाल बहादुर शास्त्री भवन, यानी वो जगह जो मुख्यमंत्री का पहले कार्यालय हुआ करता था। जब योगी सरकार आई थी पहली बात तो उस समय उनका कार्यालय मुख्यमंत्री का यहीं पर 5वें फ्लोर पर पंचम तल जो कहलाता है वहां हुआ करता था, लेकिन बाद में वो लोक भवन में शिफ्ट हो गया, वहीं पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर सभी मंत्री आए हैं और इसके पीछे की जो वजह फिलहाल सोर्सेस से आ रही है वो ये कि सारे मंत्री हैं, सारे अधिकारी हैं और एनेक्सी का जो हॉल है जहाँ पर ये बैठक हो रही है वो लोक भवन के हॉल के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। ऐसा यहाँ पर लेकिन कुछ अधिकारियों से हमसे बात की तो उन्होंने बताया, यानी कोई भी अधिकारी छूटना नहीं चाहिए और इसके पीछे मंशा साफ है कि कोई भी विभाग प्रेजेंटेशन ले, दूसरे विभाग की समझ ले। जब मुख्यमंत्री बोले कि उनको क्या चाहिए, वो किस तरह से चीजों को चाहते हैं, मटेरियलाइज होनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, यानी
बार बार वो मैसेज, जितनी बार बैठक होगी तो हर व्यक्ति उपलब्ध रहेगा, हर मंत्री, हर अधिकारी रिमाइंड होता रहे, आप भटकिए नहीं, आप भूलिए नहीं, और जो आपके लक्ष्य हैं उनको आपको कैसे पूरा करना है, जो टिप्स हैं वो हम बार बार आपको दे रहे हैं, कैसे काम करना है, तो उनको अमली जामा पहनाना है। और इसी के तहत ये प्रेजेंटेशन है। 7 बजे का वक्त था, देखिए प्रेजेंटेशन खत्म होने का वो हो चुका है, और प्रेजेंटेशन जब खत्म होगा तो उसके बाद 1 घंटे का वक्त जो रखा गया था वो था इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा को लेकर। लेकिन क्योंकि देखिए एक ही हॉल में मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशन खत्म होगा, बिल्कुल डिटेल प्रेजेंटेशन है और उस प्रेजेंटेशन पर चर्चा भी हो रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, कल अंबेडकर जयंती के चलते नहीं होगा किसी भी विभाग का प्रेजेंटेशन। अब 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सामने विभागीय प्रेजेंटेशन किया जाएगा। 15 अप्रैल को औद्योगिक विकास विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। तो आपको बता दें कि विभाग वाइज प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने हो रहा है। हर एक विभाग को बताना है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में उनका विजन क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, कौन से ऐसे काम है जो सबसे पहले पूरे किए जाएंगे, कौन से ऐसे काम है जो सौगात के तौर पर जनता को दिए जाएंगे। आज कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन चल रहा है, लेकिन कल अंबेडकर जयंती होने की वजह से प्रेजेंटेशन नहीं होगा। और बरेली में ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने मुस्लिमों की अनदेखी की है। ऐसे में मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार करें। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अखिलेश और मुलायम की सपा में जमीन और आसमान का फर्क है। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन ने कहा कि मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी तरह सुरक्षित हैं। बुलडोजर केवल उन लोगों पर चल रहा है जिन्होंने गलत किया है। जगह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने एक मशवरा दिया है कि किस तरीके से मुसलमानों को रहना है इस देश में, वो क्या करें और क्या ना करें। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा आपने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके बारे में। दरअसल इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के, उस हालात के पेश नज़र मैंने जो बयान दिया है और मैंने जो मुसलमानों को मशवरा दिया है वो ये है कि मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार न करें और ना ही किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी करें कि बाद में नुकसानात का सामना करना पड़े। बहुत सारे हालात में चेंजिंग हुई है, बदलाव हुआ है, इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने नज़रिए में और अपनी सोच और फ़िक्र में बदलाव लाएँ। मुसलमानों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में तो मैं बराबर इंतखाबात में मैं ये कहता रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जो सदर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया और मुसलमानों को अपने साथ रखने से इनकार किया और ख़ास तौर पर उनको दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले मुसलमान से उनको परहेज़ है और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उनको नफ़रत है। तो इसलिए अब उनका जब चेहरा देख लिया तो इसके अलावा मुसलमानों को चाहिए जो वैकल्पिक चीज़ें हैं, वैकल्पिक के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां उन पर विचार करना चाहिए। शफीकुर रहमान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं कि वो भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। हाँ, ये बात जो आज आज़म खां साहब के हिमायती और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब जो खुद ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये तो मैं 5 महीने से बराबर इलेक्शन के दरमियान भी मैं ये बात कहता आया हूँ। कल वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी और आज मेरी बात इन लोगों को समझ में आ गई है और मेरा इन लोगों को मशवरा है कि इन लोगों को पहली फुर्सत में समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो ये थे मौलाना शहाबुद्दीन जी, जिनका कहना है साफ साफ कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है और अखिलेश यादव मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP नेटवर्क, बरेली। देश के कई हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं पर भाजपा नेता और मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि रामनवमी के दिन देश के कई हिस्सों में रामनवमी जुलूसों पर जिस तरह हमले किए गए, उससे लगता है कि हमले योजनाबद्ध तरीके से किए गए।
कि मैं समझती हूँ कि रामनवमी के दिन कई सनातनियों ने अपने अपने यथाशक्ति से जुलूस निकाले थे, और अगर जो है हम कहते हैं कि ये कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, तो हम कभी भी मुहर्रम के जुलूस में नहीं कहते कि किसी तरीके का अटैक हो रहा है। पर रामनवमी में शांतिपूर्वक अगर कोई लोग अपना जुलूस निकाल रहे हैं, भक्ति भावना से कीर्तन के साथ राम नाम का जप करके निकाल रहे हैं, उन पे अगर ये अटैक हो रहा है तो उस पर कड़ा एक्शन सरकार ले रही है, और ये बड़ा अशोभनीय है। और देखिए लखनऊ से अगली खबर, जहां रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे उपराष्ट्रपति। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। करीब 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे उपराष्ट्रपति। अयोध्या से फिर काशी के लिए रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंच जाएंगे और करीब 3 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे, और फिर उसके बाद अयोध्या में समय बिताने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू काशी के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी काशी भी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। 15 अप्रैल का उनका ये प्रस्तावित दौरा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में अपने बेटे को यानी विक्रांत सिंह ऋषु को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दिलवाने वाले एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि वो अब भी भाजपा में हैं और उन्हें पार्टी की तरफ से निष्कासित किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। यशवंत सिंह ने कहा है कि वो अब भी भाजपा में ही हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में अपने बेटे को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने के बाद भाजपा ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन यशवंत सिंह ने अपने निष्कासन की बात को अब खारिज कर दिया है। वहीं कल रात हुई जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह से लखनऊ में हुई मुलाकात को उन्होंने औपचारिक मुलाकात बताया है। इन दोनों मामलों पर यशवंत सिंह से खास बातचीत की एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। आपसे तो कल राजा भैया भी मिलने आए। राजा भैया से हमारे संबंध हैं, इसको तो आप जानते हैं ना। संबंध हमारे कभी खराब नहीं हुए, हमारे संबंध है, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी हमसे मिलते हैं। राजा भैया के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे और वीरेश तिवारी के संबंध कल रहे हों और आज हम उसको खराब कर दें। खराब तो दोनों तरफ से होता है। मेरा जिससे जो संबंध रहा है वो संबंध कायम है। तो आप भाजपा से निकाले गए हैं, तो आप जाएंगे जनसत्ता दल में? देखिए, मीडिया ने निकाला है और फेसबुक ने निकाला है। मुझे आज तक कोई पत्र नहीं मिला है, मुझे आज तक कोई सूचित नहीं किया है। जब कोई सूचित करेगा और मुझे बताएगा तो मैं मान लूँगा कि मुझे कोई निकाला है या नहीं निकाला है। अभी तो मैं ये जानता हूँ कि मैं निष्कासित नहीं हूँ। राजा भैया भी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, उनकी पार्टी तो बसपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है, तो ऐसे में उन्होंने कल कहा कि अब आ जाइए हमारे। इस तरह की बात हमारे उनके बीच नहीं होती है। तो क्या करने आए थे? बधाई देने? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं भी उनसे मिलता हूँ, वो भी मुझसे मिलते हैं। तो इसके कोई राजनीतिक मायने तो होंगे? नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक माने इस तरह की मुलाकात का नहीं होता है। राजनीति में मैं भी उनका शुभेच्छु हूँ, वो भी मेरे शुभेच्छु हूँ। योगी जी से बात हुई आपकी जब कि आप चाहते हैं कि भाजपा फिर आपका निष्कासन वापस ले? नहीं, हम तो आपका सवाल जो है मैं उसको आपसे पूछता हूँ। ये निष्कासन आप ही बता पाएंगे कि है कि नहीं है। जब आप मैं एमएलसी हूँ ना भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम मुझे पत्र तो मिलेगा। किसी छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता से संदेश तो मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला है। तो वाराणसी में बीबी गंगा की खबर का असर हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही कोहिनूर बिल्डिंग की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद वीडीए एक्शन में आया और कोहिनूर का निर्माण रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में पहले पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था, जिसके बाद संसदीय कार्यालय को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। अब इमारत को फिर से तोड़कर बनाया जा रहा था। अवैध रूप से पुरातन बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसमें नियमों की अनदेखी हो रही थी। तो इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर ये हुआ है कि वीडीए ने यहां पर कार्रवाई की है। कोहिनूर पर अवैध निर्माण पर वीडीए सख्त हो गया है और
इस बिल्डिंग का जो निर्माण चल रहा था उसे रोक दिया गया है। आपको बता दें, बीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो बीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर है, होटल के बेसमेंट में भीषण आग लग गई है। थाना विभूति खंड के होटल सीवी ग्रैंड की घटना है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई है। तो लखनऊ में एक होटल के बेसमेंट में आग लगने की जानकारी मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटल सीवी ग्रैंड ये बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके की स्थिति क्या होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कारण क्या रहे हैं आग लगने के, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है हमारे साथ। विवेक, क्या अपडेट है फिलहाल, कब की घटना है और क्या आग पर काबू पाया गया है? 20 मिनट पहले की ये घटना है, जब होटल के बेसमेंट में आग लगी और धुआं उठना शुरू हुआ। जैसे ही धुआं उठना शुरू हुआ, क्योंकि होटल में एक पार्टी भी चल रही है और तमाम आसपास तमाम होटल हैं, बड़े होटल हैं। ये गोमती नगर का बहुत पॉश इलाका है जहां पर ये होटल सीवी ग्रैंड बना हुआ है और आसपास के एरिया में बड़े बड़े होटल हैं। जब आग लगी है तो हड़कंप मचा है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वहां पहुंची, चूंकि बेसमेंट में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। वहां पर जो खिड़कियां थी वो तोड़ के भीतर पानी डाला जा रहा है और लगातार कई फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं। यहाँ पे 4-5 फायर ब्रिगेड बुलाई गई हैं और पानी डालने का सिलसिला जारी है। किसी तरह से आग पर, चूंकि धुआं से पूरा इलाका भर गया है, पूरी तरह से जो काला धुआं नीचे बेसमेंट में आग लगी है तो धुएं से भर गया है और होटल के भीतर जाना भी मुश्किल है लोगों के लिए। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो भीतर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि आग किस वजह से लगी है। लेकिन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आई है वो शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि भीषण गर्मी हो रही है, कोई शॉर्ट सर्किट जो लोड है, एसी के लोड है तमाम वहां पर होटल में, उससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सबसे पहली कोशिश ये है कि लपटों पर किसी तरह से काबू पाया जाए। उसके बाद जो होटल में लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। होटल में कई जो स्टाफ था वहां का भगदड़ मच गई थी आसपास के होटल में भी, क्योंकि बगल में सटे हुए कई भवन हैं वहां पर भी जो धुएं की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है और लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लपटों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भीतर जाने का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। इतना भीषण धुआं निकल रहा है कि जो अग्निशमन के लोग हैं वो हालांकि जो मास्क लगाए हैं, बिल्कुल कोशिश की जा रही है। विवेक, इस इलाके के बारे में जानकारी दीजिए कि ये कैसा इलाका है, आसपास क्या क्या चीजें हैं और कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? देखिए, गोमती नगर का पॉश इलाका है जहां पर बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े होटल हैं और बैंक भी पास में एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बगल में है। तो वहां पर जो अगर एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर देखें तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। वहां पर लोगों की आवाजाही हर समय लगी रहती है। पास में ही पार्किंग का भी जो होटल के ठीक पीछे पार्किंग का प्लॉट बना हुआ है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां। बिल्कुल विवेक, और इसीलिए जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, ये कोशिश है फायर ब्रिगेड की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। लखनऊ से खबर मिल रही है और खबर यह है कि होटल के बेसमेंट में भीषण आग लगी हुई है। थाना विभूति खंड के होटल सीवी ग्रैंड की बेसमेंट में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं किया जा सका है। जो ताज़ा अपडेट है, ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं और चूंकि ये पॉश एरिया है इस वजह से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। विवेक, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, अब क्या वहां की स्थिति है? देखिए, आग की स्थिति जो है वो अभी, चूंकि धुआं बहुत ज्यादा है, इसलिए जो राहत कार्य है, आग बुझाने की जो कोशिश है उसमें समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो अंदर, चूंकि बेसमेंट का मामला है, बेसमेंट काफी नीचे है, जो फायर ब्रिगेड की टीम आई है वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरह से बेसमेंट के भीतर, ये धुएं की वजह से ये पता नहीं चल पा रहा है कि आग का जो स्रोत है, जो ओरिजिन है वो किस जगह पर है। इसलिए
जो पानी फेंकने का सिलसिला है, आग बुझाने के लिए जो अंदर पानी फेंका जा रहा है फायर ब्रिगेड के जो टैंक हैं उनके जरिए, वो अभी सिर्फ धुएं के आधार पर कि जहां से ज्यादा धुआं निकल रहा है उसी तरफ वो फोकस कर रहे हैं। खिड़कियां जो हैं वो तोड़ दी गई हैं नीचे की, और काफी खिड़कियां तोड़ने से पानी अंदर कोशिश की जा रही है कि वो जो सोर्स है जहां पर आग लगी है वहां पर, और धुएं की वजह से दिक्कत भी आ रही है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो दमकल के कर्मचारी हैं, वो सब पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, लेकिन जो काला धुआं है बुरी तरह से पूरे इलाके में छाया हुआ है। संकट की बात ये है कि जो ऊपर कुछ लोग फंसे थे, जो राहत की बात है कि ऊपर कुछ लोग फंसे हुए थे, वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित, और सभी पूरा होटल खाली करा दिया गया है। आसपास के कुछ जो सटी हुई बिल्डिंग है वहां भी इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, वहां से भी लोग बाहर आ गए हैं। कुछ एक बगल में रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां तक ये उसको भी खाली करा लिया गया है। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बेसमेंट के भीतर घुसकर उस सोर्स का पता लगाया जाए, उस जगह का पता लगाया जाए जहां पर आग जहां से शुरू हुई है। और इस कोशिश में जो फायर ब्रिगेड के टीम है, दमकल के कर्मचारी हैं, वो अपने पूरे इक्विपमेंट, चूंकि फायर ब्रिगेड जो आई है उसमें इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन जो एडवांस इक्विपमेंट होते हैं इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए, जूझने के लिए, लपटों के भीतर जाकर, लपटों के बीच में जाकर आग बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट जरूरी होते हैं, उनकी जो पोशाक होती है, बिल्कुल, लेकिन धुएं की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पूरी टीम को, और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। विवेक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।